हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। वेलकम टू योर ओन चैनल यूपीएससी सीएपीएफ विद हिमांशु वत्स। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे व्हाट मिस्टेक्स आई डिड इन द सीएपीएफ 2020 एग्जामिनेशन ड्यू टू विच आई वॉज नॉट फाइनली सेलेक्टेड, आई वॉज नॉट रिकमेंडेड। तो इस वीडियो के अंदर हम यही देखेंगे कि क्या मिस्टेक्स थी जो मैंने करी और उससे आप लोग क्या सीख सकते हो ताकि आप वो मिस्टेक ना करो। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज सीएपीएफ 2023 का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ 4 महीने की दूरी पे है। तो अगर ये मिस्टेक्स आप आज ही समझ लेते हो और वो गलतियां खुद ना दोहराओ तो डेफिनेटली आप जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। बिकॉज आपने सुना होगा कि चाणक्य का कहना क्या था कि अपनी गलती से कर करके सीखोगे तो सारी ज़िंदगी चली जाएगी, दूसरों की गलती से करके सीखना सीखो। ठीक है, कि दूसरी ओर ने जो गलती करी है उससे सीखो कि वो गलती आपको नहीं करनी है और कैसे उस चीज़ से बचा जा सके। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो भी सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है। तो इसी के लिए मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दो एंड शेयर भी कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिकॉज अभी भी 70% पीपल ऐसे हैं जो वीडियोस देखते तो हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिस्टेक्स की बात करना क्यों जरूरी है? देखो, किसी भी एग्जाम के अंदर अगर कोई एक्सपीरियंस पर्सन है जिसने 2-3 बार उस एग्जाम को क्लियर किया है बट कहीं ना कहीं उसकी कुछ ना कुछ गलतियां रही होंगी, तो मैं उन्हीं गलतियों के बारे में आज बात करूंगा जो कि मैंने स्पेसिफिकली 2020 के अंदर गलतियां करी। देन इसके बाद मैं एक वीडियो लाऊंगा हाउ आई वॉज एबल टू क्लियर द सीएपीएफ रिटन एग्जामिनेशन 3 टाइम्स। ये गलती जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं क्यों फाइनली सेलेक्टेड नहीं हो पाया, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने इस सीएपीएफ एग्जाम को 3 बार बैक टू बैक क्लियर किया, 2020 में भी, 21 में भी, 22 में भी। रिटर्न की बात कर रहे हैं, फाइनल तो सिलेक्शन अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो के अंदर। देखो, सबसे पहली मिस्टेक जो थी जो मैंने करी ओवरऑल, लाइक मैं आपको दिखाता हूँ। तो कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी जो कि मैंने ओवरऑल पूरे एग्जाम से रिलेटेड करी, कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी जो मैंने पेपर 1 के रिगार्डिंग करी, कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी जो मैंने पेपर 2 के रिगार्डिंग करी एंड कुछ मिस्टेक्स ऐसी थी जो मैंने इंटरव्यू में भी करी। तो ये अगर चारों चीज़ें आप समझ लेते हो तो इनको आपको अवॉइड करना है एंड डेफिनेटली आप जो है अपने एग्जाम का अपना जो क्लियर करने का ड्रीम एग्जाम को क्लियर करने का वो एक ही बारी में अचीव कर सकते हो अगर आप ये सब ना दोहराओ तो शुरू करते हैं क्या गलतियां मैंने की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा टाइमलाइन के वे में बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है सीएपीएफ 2020 का एग्जाम दिसंबर 2020 के अंदर था और अक्टूबर 2020 के अंदर सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स था। तो मेरे को तब तक बिल्कुल भी नहीं था कि मेरे को सिविल सर्विस सीएपीएफ देना है। तो पहली तो चीज़ ये थी कि आप क्लियर ही नहीं थे या मैं क्लियर ही नहीं था इस चीज़ को लेकर के कि मुझे एग्जाम देना भी है कि नहीं देना है। सिर्फ फॉर्म भरा हुआ था, कोई इंटेंशन नहीं थी ऐसी कि मुझे देना है। जब सिविल सर्विसेज का प्री हो गया, वो क्लियर हो गया, उसके बाद जब मेंस की तैयारी करनी शुरू करी, देखा कि मेंस में हम काफ़ी पीछे हैं, उतनी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है। तो मैंने सोचा कि सीएपीएफ एग्जाम देते हैं। और ये मैंने कब सोचा? 1 दिसंबर 2020 को, और 20 दिसंबर 2020 को वो एग्ज़ाम था। ठीक है, तो यानी कि मैंने सिर्फ 19 या 20 दिन मैंने लिए और उसी में जो करना था वो किया। उससे पहले मैं सिर्फ मेंस और सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहा था। जब मुझे दिखा कि मेंस उतना अच्छा नहीं हो पाएगा तो मैं इसकी तरफ शिफ्ट हुआ। अब वो 20 दिन, although 20 days for a person who is studying the civil services syllabus from the past 1 year is not that much less। अगर आप करना चाहो तो आप उस 20 दिन में भी अच्छे से कर सकते थे, लेकिन मैंने उस समय क्या किया, गलत चीज़ के ऊपर जो है मैंने जो है वो रखा, लाइक गलत चीज़ के ऊपर मैंने हाथ रखा और वो पढ़ना शुरू किया। अब मुझे पता था कि सीएपीएफ 2020 का हो या कोई भी एग्जाम हो उसमें साइंस की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, लेकिन साइंस का जो सोर्सेज थे वो मैंने गलत फॉलो करे। मैंने साइंस की एक बुक आती है अरिहंत पब्लिकेशन की, साइंस जनरल साइंस एनसाइक्लोपीडिया करके, मैंने वो पढ़नी शुरू कर दी। वो लिटरली इतनी मोटी बुक थी और मैंने एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। इस चक्कर में वो बुक पूरे 20 दिन वो बुक ही ले गई, वो बुक खत्म भी नहीं हुई और पूरा 20 दिन भी ले गई वो। इस वजह से मैं कोई और सब्जेक्ट रिवाइज भी नहीं कर पाया, ना ही मैं उनको पढ़ पाया, ना मैं कोई करंट अफेयर्स पढ़ पाया। ठीक है, तो ओवरऑल उसके पेपर से रिगार्डिंग मेरी मिस्टेक क्या थी कि मैंने बहुत ही लेट डिसाइड किया कि मुझे ज्वाइन करना है या मुझे एग्जाम देना है। ठीक है, अगर आप सीएपीएफ 2023 की तैयारी कर रहे हो तो आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। मेरी प्रायोरिटी उस टाइम पे सिविल सर्विसेज थी, सीएपीएफ बिल्कुल नहीं था, बाद में वो बन गया। लेकिन आपको ये माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। क्या आप सीएपीएफ को अपनी प्रायोरिटी रख रहे हो, कोई और दूसरा एग्जाम है उसको मेन प्रायोरिटी पे रख रहे हो? जो भी आपकी मेन प्रायोरिटी है ना, मैक्सिमम टाइम उसको डिवोट करना है।
ठीक है, और बाकी बचा हुआ टाइम 1-2 घंटा निकाल के दूसरी चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना, बट छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, करना सारा। ये ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ CAPM में लग जाओ बाकी सब छोड़ दो। तो ये थी पहली मिस्टेक कि मैंने एग्ज़ाम को सीरियस नहीं लिया, मैंने एग्ज़ाम को ये समझा कि ये तो हो जाएगा, ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस में था मैं, ओवर कॉन्फिडेंस कह लो कि ये तो हो जाएगा, ठीक है। तो इस चक्कर में मैंने ठीक से उस एग्ज़ाम को सीरियस लिया नहीं और उसके लिए पढ़ा नहीं। अब उसके बाद बात करते हैं, मैंने ऑल द पैटर्न तो मैंने सही से समझ लिया था, लाइक पैटर्न क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे, कैसा कैसा जो है मार्क्स जुड़ते हैं, कितनी कट ऑफ आती है, CAPF फोर्सेस के बारे में भी जानना था तो जान लिया था सारा का सारा कि कौन सी फोर्स कैसी है क्या है, ताकि अपने अंदर एक वो मोटिवेशन ला सके कि हाँ मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा, ठीक है। तो ये थी रिगार्डिंग द एग्ज़ाम की मैंने ये मिस्टेक करी, एग्ज़ाम को सही से सीरियसनेस के साथ स्टडी ना करना, उसके बारे में पढ़ना नहीं, ठीक है, सिलेबस को। अब बात करते हैं पेपर 1 से रिलेटेड मैंने क्या मिस्टेक करी। तो जैसे मैंने आपको बताया पेपर 1 से रिलेटेड मैंने पहली जो मिस्टेक करी वो ये थी कि मैंने ये नहीं आइडेंटिफाई किया कि साइंस पढ़नी तो है बट कहाँ से पढ़नी है, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं ये नहीं देखा, ठीक है। ये पता चल गया कि बस साइंस आती है तो मैंने वो एनसाइक्लोपीडिया में से पढ़ना शुरू किया, सिविल सर्विसेज की साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टॉपिक्स थे वो पढ़ने शुरू किए, ठीक है। लेकिन चाहिए क्या, 6 to 10th की NCERT और थोड़े बहुत 11-12 के चैप्टर्स, बस इतना करना था। और वो मुश्किल से 10 दिनों का काम था, लेकिन मैंने 20 दिन पूरे बर्बाद कर दिए और कुछ भी नहीं पढ़ा, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ, साइंस भी पीछे रह गया, दूसरे सब्जेक्ट भी मैं रिवाइज नहीं कर पाया क्योंकि प्रीलिम्स को भी 2-2.5 महीने हो चुके थे दिए हुए, और जो है ध्यान नहीं था कुछ भी, अक्टूबर में हुआ था और ये दिसंबर में है, तो काफ़ी चीज़ें भूल चुके थे। तीसरी जो सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैंने पेपर 1 के रिगार्डिंग करी वो थी करंट अफेयर्स। मैंने सोचा कि सिविल सर्विसेज है, CAPF है, UPSC के एग्जाम है, सेम करंट अफेयर्स आते हैं, बट ऐसा नहीं है। सिविल सर्विसेज के करंट अफेयर्स बिल्कुल डिफरेंट है, CAPF में जो आते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। सिविल सर्विसेज में मल्टीपल स्टेटमेंट वाले करंट अफेयर्स आते हैं, बट CAPF में सिर्फ 1 लाइनर करंट अफेयर्स आते हैं, वो भी स्पेसिफिक थीम्स के ऊपर, लाइक डिफेंस के ऊपर, एक्सरसाइजेज के ऊपर, ठीक है, और इसके अलावा आपके अवार्ड्स एंड ऑनर्स के ऊपर, बुक्स एंड ऑथर्स के ऊपर, मूवीज के ऊपर, ठीक है, स्कीम्स के ऊपर, डेटा के ऊपर, बहुत ही 1 लाइनर करंट अफेयर्स। लेकिन सिविल सर्विस में ऐसा इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है बस, ठीक है। तो उन करंट अफेयर्स को मैंने बिल्कुल भी नहीं छुआ ही नहीं, ठीक है। एंड इसके बाद जो तीसरी मिस्टेक जो मैंने करी वो क्या थी, वो ये थी कि मैंने मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मतलब मेरे को ये था कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मैं अच्छे से कर लूंगा, इंजीनियर हूँ तो कर लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और मैथ्स एंड रीजनिंग में भी मैंने उधर जा करके गड़बड़ कर दी। तो इस वजह से जो पेपर 1 था उस पेपर 1 में मैंने ऑल दो क्वेश्चंस तो सही नंबर के अंदर अटेम्प्ट करे थे, 118 119 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे आउट ऑफ 125, जो कि मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से ठीक है, मैं इतने ही करता हूँ। मैं सिविल सर्विस में भी जाता हूँ तो 95 98 ऐसे ही करके आता हूँ, मेरे को ज़्यादा क्वेश्चन करना ठीक लगता है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखता हूँ मैं बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी क्या बोलती है। ऑल दो प्रोबेबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी ही है और जरूरी नहीं है कि वो सही होगी। सेम प्रोबेबिलिटी 2022-21 में जब लगाई थी सिविल सर्विस में तो बुरी तरह फेलियर भी आया था, ठीक है। तो ये मिस्टेक जो थी जो मैंने पेपर 1 में करी, और इस वजह से मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे साइंस में 29 क्वेश्चन आए थे और मेरे सिर्फ 17 क्वेश्चन सही हुए। कितने? 29 में से सिर्फ 17 क्वेश्चन सही हुए, जबकि अगर इसको क्लियर कर रहा है CAPF एग्जाम को तो आपके कम से कम 22-23 क्वेश्चन तो मिनिमम होने चाहिए, और मैंने 5-6 क्वेश्चन कम सोल्व करे हैं, तो यानी कि मैं 12 नंबर पीछे हो गया हूँ और लोगों से, 12 नंबर पीछे। फाइनल बताऊंगा कि मैं कितने मार्क्स से पीछे रहा, लास्ट में अपनी मार्कशीट भी एक बार दोबारा दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। दूसरी जो मैथ्स एंड रीजनिंग का मैंने बोला, मैथ्स एंड रीजनिंग की बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करी, सोचा कि हो जाएगा, कर लेंगे यार हम तो, लेकिन उधर जब गए तो 16 क्वेश्चन आए थे, 16 में से मैंने 3 गलत कर दिए थे। और एक इंजीनियर के लिए मैथ्स और साइंस ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 29-30 क्वेश्चन साइंस के, 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, टोटल 45। तो एक इंजीनियर या साइंस से पढ़ा हुआ स्टूडेंट, उसका टारगेट ये होना चाहिए कि उसको 45 में से एटलीस्ट 38 से 40 क्वेश्चन तो सही करने ही करने। 40 तो मिनिमम है, ठीक है, मतलब 38 तो मिनिमम है, और 42-43 क्वेश्चन तक चले जाते हो तब तो बहुत ही अच्छी बात है, और लोग चले जाते हैं, ऐसा होता है, ठीक है। तभी पेपर 1 में 180-185 नंबर आ रखे हैं, और मेरे 2021 में इसी वजह से आए हैं। और तीसरी जो मैंने करंट अफेयर्स का बोला कि मैंने नहीं किया था करंट अफेयर्स, इस वजह से क्या हुआ कि मेरे करंट अफेयर्स के लगभग सारे क्वेश्चन गलत थे। या तो मैंने अटेम्प्ट नहीं किया वो करंट अफेयर्स का, जो भी 5-6 क्वेश्चन छोड़े वो सारे करंट के ही छोड़े, और अटेम्प्ट किया तो गलत, क्योंकि आता ही नहीं है, तुक्का ही मार रहा हूँ उधर में। इस वजह से मेरा पेपर 1 जो था उसका स्कोर रह गया कम। ऑल्दो हाईएस्ट स्कोर था 161, बट जो एवरेज स्कोर था ना वो भी 145, ठीक है, 145 के अराउंड था। मतलब जो सेलेक्टेड लोग हैं उनके एवरेज स्कोर की बात कर रहा हूँ, तो सेलेक्टेड लोगों का जो एवरेज स्कोर था वो था 140-145, बट मैं 133 पे रह गया, ठीक है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। देन बात करते हैं पेपर 2 में। मैंने पेपर 2 में क्या मिस्टेक करी। पेपर 2 की मिस्टेक के बारे में बात करें तो पेपर 2 को मैंने सीरियस लिया ही नहीं, मतलब मैंने पेपर 2 के लिए कुछ किया ही नहीं, ठीक है। मैं ये सोच रहा था कि मैं तो मेंस लिखने वाला हूँ,
मेरे को पहले भी चीज़ें पता थी, मेरे को ये भी पता था कि मैं आंसर राइटिंग ठीक ठाक कर लेता हूँ, तो मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। ना तो मैंने एक भी ऐसे लिखा था, ना मैंने एक भी आर्गूमेंट लिखा था, ना एक भी रिपोर्ट लिखी थी, इवन एक भी पेपर मैंने 3 घंटे का बैठ के लिखा ही नहीं था, ठीक है। और यही गलती मैंने मेंस में भी करी। जब मैं सिविल सर्विस का मेंस देने गया, उधर भी मैंने एक भी पेपर नहीं लिखा था, और जब पहला पेपर लिखने बैठा GS 1 का, तो मैं सिर्फ 20 में से 16 या 17 क्वेश्चन कर पाया था, बाकी 4 ब्लैंक छूट गए थे बिल्कुल, क्योंकि वो स्पीड थी ही नहीं, मेरे को आता ही नहीं था, पता ही नहीं था कि टाइम की भी इतनी इशू होगी। मेरे को लग रहा था हो जाएगा टाइम में कंप्लीट। तो 2020 में ये हुआ कि पेपर 2 के लिए कोई प्रैक्टिस नहीं करी, ऐसे आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट इनके लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं अपनी वीडियोस में बोलता हूँ कि कुछ थीम्स है जो CAPF में बार बार आती है, लाइक इंटरनल सिक्योरिटी आती है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी आती है, वुमेन के ऊपर आता है, एजुकेशन के ऊपर आता है, हेल्थ के ऊपर आता है, डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, करंट अफेयर्स आते हैं, IR आते हैं। मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा था, कुछ भी नहीं, ऐसे डायरेक्ट में चला गया। देन उसके बाद प्रीसी और वो पैसेज वो तो सब कर लेते हैं, वो उसको मैं कंसिडर भी नहीं करता, वो बिना पढ़े जाओगे तो भी हो जाएंगे। बट उसके बाद जो बड़ी चीज़ आती है वो आती है ग्रामर 25 मार्क्स की आती है, सब्जेक्टिव ग्रामर। ऑल्दो मैंने 2 दिन, जो 20 तारीख को एग्जाम था उससे 2 दिन पहले मैंने ग्रामर करी तो सही, लेकिन वो सिर्फ 2 दिन में कितना ही क्या करेगा इंसान, ठीक है। तो मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखे, हाँ ये तो सोल्व हो जाएंगे, ज़्यादा ध्यान से करानी, एक भी फ्रेजल वर्ब याद नहीं करी, ठीक है। इस वजह से क्या हुआ कि मैं जब एग्जाम में पहुंचा, मैंने एग्जाम दिया, पहली मिस्टेक जो ग्रामर में मैंने करी वो ये थी कि मैं फिल इन द ब्लैंक्स आए हुए थे, वो फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फिल इन द ब्लैंक्स के ऊपर लिखा हुआ था री राइट द सेंटेंस आफ्टर करेक्शन, मैंने री राइट किया ही नहीं, मैंने उस ब्लैंक के अंदर ही भर दिया। और यहाँ मुझे लगता है कि अगर वो क्वेश्चन 1 नंबर का है और इतना स्पेस दिया हुआ है हर एक स्टेटमेंट के बाद, तो आपको लिखना चाहिए था। मेरे को लगता है कि शायद उन्होंने काट दिया होगा, या फिर 1 का आधा नंबर दिया होगा, ठीक है। पहली मिस्टेक ये। दूसरा, मैंने प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं करी थी ग्रामर की, इस वजह से जो एरर करेक्शन होते हैं, 5 एरर करेक्शन आते हैं, 5 में से मेरा सिर्फ 1 सही था, और वो सबका ही सही था, बाकी 4 मेरे गलत थे, और लोगों के 4 भी सही है, ठीक है। तो वो एरर करेक्शन बिल्कुल 0, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ही नहीं करी। और तीसरा, फ्रेजल वर्ब, 5 फ्रेजल वर्ब थे, उसमें से सिर्फ मेरे को 1 ठीक से आता था, बाकी 4 आते नहीं थे। और जो आता था ना, उसमें भी मैंने क्या गलती करी कि उसमें साफ क्वेश्चन में लिखा होता है डू नॉट चेंज द फॉर्म, अगर लिखा है कॉल ऑन तो कॉल ऑन पे ही सेंटेंस बनाना है, कोल्ड ऑन पे नहीं बनाना है। डू नॉट चेंज द टेंस, डू नॉट चेंज द फॉर्म, ये लिखा था, मैंने पढ़ा नहीं ठीक से उसको, और इस वजह से मैंने सारे के सारे पास्ट का प्रेजेंट बना दिया, प्रेजेंट का पास्ट बना दिया, और ध्यान ही नहीं दिया उस चीज़ के ऊपर। और इस वजह से क्या हुआ कि मेरा पेपर 2 पूरा का पूरा खराब हो गया। बट स्टिल जब मार्क्स आए पेपर 2 के, और जब मैंने मार्क्स देखे तो मेरे मार्क्स थे 91, तो मेरे को समझ में आया कि उतना भी खराब नहीं था जितना मैं सोच रहा था। मैं तो 80s में सोच रहा था कि 75-80 मार्क्स आएंगे, बट वो 91 जब आए तो मुझे खुद ये फील हुआ कि या तो ग्रामर जो है जिनमें मैंने मिस्टेक करी उनको कंसिडर नहीं किया गया और उनको सही मान लिया गया, और दूसरा जो भी मैंने ऐसे रिपोर्ट आर्गूमेंट लिखे, ऑल्दो मैंने उतने अच्छे नहीं लिखे, बट इतने भी बुरे नहीं थे जितने मैं सोच रहा था, ठीक है। तो इस वजह से मेरा 91 स्कोर रह गया, लेकिन 91 ना तो बहुत अच्छा है और ना ही बहुत खराब है। क्यों? बिकॉज 2020 के अंदर बहुत सारे लोगों को 100+ मार्क्स जो है वो देखने को मिले पेपर 2 में, और मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि सिलेक्टेड भी हैं, नॉन सिलेक्टेड भी हैं, उनके भी 110, 105, 102, 99, 98 इतने ज़्यादा मार्क्स आ रखे थे। तो अभी आप सोचो 133 का अगर मैं 140 कर देता और 91 का मैं 98 कर देता, तो 7 और 7 14 मार्क्स मेरे बढ़ जाते, और मैं फाइनली कितने मार्क्स से सेलेक्ट नहीं हुआ, तो मैं सिर्फ 6 मार्क्स से सेलेक्ट नहीं हुआ, तो ये 14 मार्क्स मेरे को क्लियर करा देते, ठीक है। तो ये गलतियाँ थी जो मैंने पेपर 1 में करी, पेपर 2 में करी। अब बात करते हैं इंटरव्यू में क्या मिस्टेक हुई, ठीक है। इंटरव्यू के बारे में बात करें तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये थी कि जब रिटर्न वगैरह हो गया, फिजिकल मेडिकल हो गया, मैंने इंटरव्यू को सीरियस ही नहीं लिया, मैंने इंटरव्यू की तैयारी शुरू ही नहीं करी, और इंटरव्यू इतना लेट हुआ कि हमारा एग्जाम, रिटर्न एग्जाम दिसंबर में हुआ था, तो हमारा जो इंटरव्यू है वो अगले साल के दिसंबर में हो रहा है, ठीक है, यानी कि 2021 के दिसंबर में, और उस टाइम पे फिर से सिविल सर्विसेज आ चुका था। तो उस सिविल सर्विसेज के 2021 के प्रीलिम्स में ना तो मैं वो प्रीलिम्स कर पाया, ना मैं वो इंटरव्यू कर पाया, और मैं दोनों में फेल हो गया। मैं सिविल सर्विस के प्रीलिम्स में भी फेल हो गया, और इंटरव्यू जब आया तो इंटरव्यू ऐसे ही मैं अपना मेंस की तैयारी कर रहा हूँ। प्री में फेल होने के बाद क्या करता है इंसान, वो अगले मेंस की तैयारी करना शुरू कर देता है, क्योंकि प्री तो अभी बहुत दूर है। तो मैं मेंस की तैयारी कर रहा था, पता चला कि इंटरव्यू का शेड्यूल आ गया। इंटरव्यू का शेड्यूल आया, देखा मैंने, मेरा दूसरे दिन इंटरव्यू था। टोटल मेरे को 17 या 18 डेज मिले थे इंटरव्यू की प्रिपरेशन करने के लिए, और इससे पहले मेरी प्रिपरेशन क्या थी इंटरव्यू की, 0। मैंने कुछ भी शुरू नहीं किया, मतलब ना तो डेफ पढ़ा, ना ही कुछ भी मैंने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ी, ना मैंने करंट अफेयर्स पढ़े। तो वो उस 18 दिनों के अंदर मैं हो गया पैनिक कि भाई कैसे करना है।
ऑल्दो मैंने कोशिश करी, मैंने ग्रुप बनाए, मैंने जो है मॉक इंटरव्यूज़ दिए, लेकिन स्टिल वो कॉन्फिडेंस नहीं आया। और जब रियल एग्जाम में गए इंटरव्यू देने तो छोटी छोटी चीज़ों से मुझे डर लग रहा था कि ये हो गया तो क्या होगा, शर्ट का बटन टूट गया तो क्या करेंगे, मेरी शर्ट पे पिंक पिंक लग गया था तो मैं वो डर गया कि यार ये तो गड़बड़ हो गई है, ठीक है, क्योंकि पहला इंटरव्यू और थोड़ा डर भी लग रहा था। और मॉक इंटरव्यू भी कुछ ऐसी जगहों पे मॉक इंटरव्यू दे दिए जो बहुत ख़राब थे, ठीक है, तो नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी का भी, बट लिटरली ख़राब थे और काफ़ी हाई वैल्यू वो चार्ज कर रहे थे और वो बर्बाद हो गया पैसा, ठीक है। तो उसके बाद जब इंटरव्यू हुआ मेरा रियल इंटरव्यू, उधर भी मेरे से गड़बड़ हुई। क्या हुई कि लाइक मैं मास्क को उल्टा पहन के चला गया। अब ये पता नहीं, देखो कुछ लोग बोलेंगे कि सर इनसे फ़र्क नहीं पड़ता, सर लैंग्वेज से फ़र्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ वो जो हुआ वो बता रहा हूँ। मैंने मास्क उल्टा पहन लिया, चेयरमैन सर ने मेरे को बोला कि आपका मास्क उल्टा है, मैंने उधर चेंज किया फटाफट, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने मेरे से कई क्वेश्चन पूछे, जिनका वो क्वेश्चन एक पूछ इंग्लिश में रहे हैं बट मैं हिंदी में जवाब दे रहा हूँ, वो हिंदी में पूछ रहे हैं तो मैं इंग्लिश में जवाब दे रहा हूँ, मतलब वो ऐसा सब उल्टा पुल्टा हो गया था और कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज कर गया था मैं। तो जब मैं बाहर निकला इंटरव्यू देने के बाद, कई क्वेश्चनों के जो इजी क्वेश्चन थे, जो मुझे जवाब देने चाहिए थे, जो मेरे से रिलेटेड थे, वो भी मैं नहीं दे पाया था। और इस वजह से जब मैं बाहर निकला तब मेरे को फील हुआ था कि इंटरव्यू काफ़ी ख़राब हुआ और इधर जा करके 80-85 मार्क्स आएंगे, बट 90 मार्क्स आ गए थे, जो कि काफ़ी सही थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे थे। मतलब इससे ये पता चलता है कि वो ना तो लैंग्वेज देख रहे हैं, ना ही वो आपका जो है मास्क वगैरह उल्टा, इससे भी इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। आपके आंसर्स क्या दे रहे हैं उस पर फर्क पड़ता है, आप सोचते क्या उस पर फर्क पड़ता है, आपकी पर्सनैलिटी कैसी है उस पर फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जब ये हुआ, अब इंटरव्यू की मिस्टेक ये हुई और फाइनल जब रिजल्ट आया तब मेरा टोटल स्कोर जो था वो था 314, यानी कि 314 मार्क्स मैंने स्कोर किए एंड जो कट ऑफ थी वो थी 325। तो यानी कि मैं कितने मार्क्स पीछे रहा, मैं रहा 11 मार्क्स पीछे, ठीक है। और ये जो 11 मार्क्स थे ये कहाँ से कवर हो सकते थे? इंटरव्यू देखो हाथ में नहीं होता, उसमें 90 मार्क्स आगे तो आगे, लेकिन पेपर 1 और पेपर 2 हाथ में थे। मैंने बोला ना 133, अगर ये 140 हो जाता एंड जो 91 था वो 98 हो जाता तो मैं क्लियर कर जाता। देन इतना भी नहीं चाहिए था, चलो इतना भी नहीं चाहिए था, मैं बोल रहा हूँ आपको, पेपर 1 की कट ऑफ, पेपर 2 की कट ऑफ तो ठीक है वो तो क्लियर हो गई थी, रिटर्न मैंने हर बार क्वालिफाई किया। लेकिन फाइनली जब रिजर्व लिस्ट की कट ऑफ आई, जब लोग रिजर्व लिस्ट में भी सिलेक्ट हुए तो कट ऑफ रिजर्व लिस्ट की भी 319 320 तक गई। तो यानी कि मैं 6 मार्क्स पीछे था सिर्फ फाइनल सिलेक्शन से। तो वो 6 मार्क्स सिर्फ 133 को 135 बना दो और 91 को 94 बना दो तो भी मैं क्लियर कर जाता। और 94 कोई बहुत ज़्यादा नहीं है और 135 भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। या फिर चलो पेपर 2 में भी 91 छोड़ो, 133 140 हो जाता ना तो भी मेरा हो जाता, लेकिन जो किस्मत में था वो नहीं हुआ। तो ये सारी गलतियां थी जो कि मैंने CAPF 2020 के एग्जाम के अंदर करी। साइंस को सीरियस ना लेना, मैथ्स को सीरियस ना लेना, करंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से ना पढ़ना, पेपर 2 में कोई प्रैक्टिस ही नहीं करना, पेपर 2 में ग्रामर जो है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करना, सिर्फ ये पढ़ के चले जाना रूल, उससे नहीं होगा, प्रैक्टिस चाहिएगी इधर, ठीक है। एंड इंटरव्यू को शुरुआत से ही प्रिपेयर ना करना, बहुत लेट जाकर के इंटरव्यू की तैयारी शुरू करना। ये कुछ रीजंस थे, ये कुछ मिस्टेक्स थी जो कि मैंने CAPF 2020 में करी, लेकिन अपनी ही मिस्टेक से सीखा मैंने और मैंने 2021 के अंदर कुछ चेंजेस किए जिस वजह से मेरा पेपर 1 का स्कोर बूस्ट हुआ। मेरा पेपर 1 का स्कोर यहाँ था पहले और यहाँ से वो यहाँ पहुँच गया, ठीक है। और वो कैसे पहुँच गया इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि व्हाट चेंजेस आई डिड ड्यू टू विच आई क्लियर्ड दिस एग्जाम 3 टाइम्स, ठीक है। मैंने रिटर्न एग्जामिनेशन को 3 बार बैक टू बैक जो है वो क्लियर किया। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसके अंदर मैं पूरा डिटेल के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा कि व्हाट आई डिड, जिसकी वजह से मैंने 3 टाइम्स इन अ रो इस एग्जाम को क्लियर किया, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो सारी गलतियां मैंने की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आई होंगी और आपसे एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि आप ये सारी गलतियां रिपीट ना करें। बिकॉज मैं फिर बोलूँगा कि चाणक्य नीति यही बोलती है कि आप अपनी गलतियों से अगर करके सीखोगे तो सारी जिंदगी चली जाएगी, गलतियां खत्म नहीं होगी। सो इसीलिए जो दूसरे गलती कर रहे हैं उनसे सीखो, हमने जो गलती करी है उससे आप सीखो, उसको इंप्लीमेंट करो और खुद वो गलती नहीं करना। काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि सर NCERT 6 to 10 छोड़ दूँ साइंस की, मैं लूसेंट पढ़ लूँ डायरेक्ट, नहीं होगा भाई उससे। 6 to 10 NCERT के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इवन एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन लिखे ना वो एग्जैक्टली भी आ जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये मेरा सजेशन रहेगा कि जो गलतियां मैंने करी है उन सबको आप लोग रिपीट ना करो। साइंस के ऊपर, मैथ्स एंड रीजनिंग के ऊपर एंड करंट अफेयर्स के ऊपर एक्स्ट्रा फोकस देना, एक्स्ट्रा फोकस। क्यों? क्योंकि 30 क्वेश्चन साइंस के, 15 मैथ्स एंड रीजनिंग के एंड आपके 15 करंट अफेयर्स के, ये 60 क्वेश्चन हो गए। 60 में से आपका टारगेट होना चाहिए कि 50 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही करने हैं, 50 क्वेश्चन तो आपको ठीक करने ही करने हैं, यानी कि आपका 100 मार्क्स तो यहीं से आ जाएगा। बाकी फिर पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री ये भी बचाएंगे आपको, इकोनॉमी, ठीक है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी और अगर आपका कोई डाउट है, किसी तरह का कोई आपको कुछ बताना है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर मैसेज करो। और अगर आप पहले एस्पिरेंट हो, यानी कि आप अगर
CAPF 2023 के एग्जाम को पहली बार दे रहे हो, देन जरूर कमेंट बॉक्स में बताओ कि सर मैं पहली बार एग्जाम दे रहा हूँ, ताकि मेरे को भी आइडिया लगे कि कितने लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल न्यू एस्पिरेंट है, ताकि उनके लिए जितनी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज है वो मैं बना दूँ। देखो पढ़ा सब रहे हैं, लेकिन मैंने खुद रियलाइज़ करा कि मेरी वीडियोस की जो इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है वो उनकी होती है जिसमें मैं कोई एनालिसिस करता हूँ, जिसमें मैं कोई चीज़ बताता हूँ उनको, कोई डेटा, कोई चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ, कोई स्ट्रेटेजी बताता हूँ। तो बताओ मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा कि आप फर्स्ट अटेम्प्टर हो कि नहीं हो, क्योंकि सेकंड अटेम्प्टर, थर्ड अटेम्प्टर को फिर भी थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, फर्स्ट वालों को बिल्कुल नहीं होती है। तो आप मुझे मैसेज करो या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ, मैं आपको उसी हिसाब से ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा, ताकि आप लोग वो गलतियां रिपीट ना करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।